तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी सिविक्स का पहला चैप्टर यानी कि पावर शेयरिंग। देखिए, पावर शेयरिंग सबसे छोटा चैप्टर है इस बुक का, लेकिन आपका बेस इतना अच्छा मजबूत कर देगा ये कि इसके बाद के चैप्टर्स बड़े आसानी से होते जाएंगे। इस चैप्टर में केवल 2-3 बातें हैं कि पावर शेयरिंग क्या है, ये पावर शेयरिंग क्यों है और ये पावर शेयरिंग कैसे है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। बस इस पावर शेयरिंग से आपका बेस बहुत मजबूत होता चलेगा। इस पावर शेयरिंग वाले चैप्टर का मैं पूरा निचोड़ जो है एक ही लाइन में लिख देता हूं, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, और वो लाइन है, लिखिएगा, शेयरिंग इज केयरिंग। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये लाइन पूरे चैप्टर का निचोड़ है। अब कई लोग जो है आप में से सोच रहे होंगे कि यार क्या चैनल है, क्या पढ़ाई लिखाई होगा यहाँ पे। देखिए, शेयरिंग इज केयरिंग, किसी भी रिलेशनशिप में आप देखें तो जहां केयर होती है, जहां बातें शेयर की जाती हैं, एक दूसरे के प्रति जो है संवेदना ज्यादा है, केयर ज्यादा है, तो रिश्ता मजबूत होता है। और रिश्ते अलग अलग हो सकते हैं, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो सकता है, वो हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, घर वाली बाहर वाली का हो सकता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में कौन से रिलेशन की बात कर रहे हैं हम? पॉलिटिकल साइंस में तो रिलेशनशिप है सेंटर और स्टेट का। पॉलिटिकल साइंस में रिलेशनशिप है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का। तो ये पावर शेयरिंग चैप्टर जो है ये एक्चुअली में मजबूत करेगा उस रिलेशनशिप को जो इन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जिसको आप लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी बोलेंगे, जिसको आप लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सेंटर और स्टेट बोलेंगे, उनके बीच के रिश्ते को मजबूत करेगी ये पावर शेयरिंग। यही इसकी वाई वाले रीजन में आएगी कि क्यों। देखिए, पावर शेयरिंग की अगर बात करें तो पावर शेयरिंग की डेफिनेशन बहुत जगह मैंने देखी पूरी तरह से गलत दे रखी है। हम पावर शेयरिंग की डेफिनेशन के लास्ट में जो है, इस चैप्टर के लास्ट में इसको फ्रेम करेंगे। देखिएगा, पावर शेयरिंग का सिंपल मतलब है कि पावर इज डिवाइडेड, पावर को बांटा गया है, पावर को शेयर किया गया है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमंग हुम, वेरियस स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में इनको डिवाइड किया गया है। और वो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पावर शेयरिंग को देखा जाए तो पावर कहां कहां शेयर होती है और ये पावर क्यों शेयर होती है। भाई, पहले के जमाने में यह माना जाता था कि पावर एक हाथ में रहे, पूरे देश में जो है, पूरे की पूरी एक कंट्री में, पूरे स्टेट में, किसी भी राज्य में जो है ये माना जाता था और उसको बोला जाता था डिवाइन थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार जो किंग है, जो राजा है, जिसके पास सारी सत्ता है, जिसके हाथ में सारी पावर है, वो ह्यूमन नहीं है, उसको सीधा भगवान ने भेजा है कि जाओ इन पे राज करो। तो डिवाइन थ्योरी ऑफ रूलर्स। यहां पर धीरे धीरे जब डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट होती है तब लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों की आवाज होनी चाहिए, लोगों का रूल होना चाहिए, लोगों का सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, पावर में लोगों का भी शेयर होना चाहिए। यानी कि एक स्टेक होल्डर सामने आ गया कि लोग भी होने चाहिए, पीपल, लोग भी होने चाहिए। अब आप देखेंगे कि अगर इसकी पावर शेयरिंग की डेफिनेशन आपने लिख दी, व्हेन पावर इज डिवाइडेड अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो गलत हो गई, क्योंकि पावर तो लोगों के साथ भी शेयर होती है, पावर तो लेवल पे भी शेयर होती है। तो वो जो एक डेफिनेशन आप सोच रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। पावर शेयरिंग की डेफिनेशन को अगर हम फ्रेम करें सही तरीके से तो उस डेफिनेशन को अब आप लिखेंगे, डालिएगा नोटबुक में, लिखते रहे साथ के साथ, क्योंकि एनटीएससी में आएगा, लेकिन आपके उसके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है कि पावर शेयरिंग, प्लीज राइट, पावर शेयरिंग इज द डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन, is the distribution of power among its various stakeholders। फुल नहीं हुई अभी, फुल स्टॉप लगा के आप लिखेंगे पावर इज शेयर्ड among various organs of the government। बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच में पावर शेयर होती है और उन ऑर्गन्स को क्या बोला जाता है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी।
कॉमा सेमीकोलन सॉरी, वेरियस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल, फिर सेमीकोलन, अमंग सोशल ग्रुप्स एंड अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड पीपल। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर शेयरिंग। एंड ये मैं कहीं और से नहीं लिखवा रहा हूं, दिस इज फ्रॉम योर एनसीईआरटी। योर बेस शुड बी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाहर तब जाना है जब जरूरत हो, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के लिए, अदरवाइज एनसीईआरटी के अंदर रहना है। ये पावर शेयर होनी है, देखो ये पावर शेयर होगी किस किस के बीच में होगी, ये आपको अब पता चलेगा कि कैसे कैसे पावर शेयर होती है। सबसे पहले बहुत सारे जो है ऑर्गन्स, 3 ऑर्गन्स हैं, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सोशल ग्रुप्स एंड अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे होती है, ये पावर शेयर कैसे होती है, हमें बताओ तो, हमें पता तो चले कैसे होती है, लिख दिया है तो। चलो अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पे। अब हम देखेंगे व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस ऑर्गन्स। फर्स्ट, power is shared among the organs of the government, of the government। देखिए आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है उसके 3 ऑर्गन्स हैं। आप एक डायग्राम बनाए गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। द नंबर 1, फर्स्ट लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। यह पूरी आप 9th में पढ़ के आए हैं, तीनों को सेपरेटली। देखिए गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम है? लेजिस्लेचर को विधानमंडल बोला जाता है, विधान पालिका बोला जाता है। लेजिस्लेचर का क्या मतलब है? लेजिस्लेचर लॉ से रिलेटेड है, पॉलिसी से रिलेटेड है। तो ये किसी लॉ, किसी पॉलिसी की फ्रेमिंग करते हैं, उसको बनाते हैं, है ना, उसको बनाते हैं, फ्रेम करते हैं। ये इस पॉलिसी में देखिएगा, ये एग्जीक्यूटिव जो है ये 2 काम करता है। ये इस पॉलिसी की फ्रेमिंग में, इसकी फ्रेमिंग में असिस्ट करता है, इनको, इनकी मदद करता है कि जी कैसी पॉलिसी बनाए, उसमें सहायता करता है। प्लस इन लॉज, इन पॉलिसीज, इन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करता है। इंप्लीमेंट, एग्जीक्यूट एंड इंप्लीमेंट के लिए एक वर्ड यहां पे आया है एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट से आया है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूट करना, किसी प्लान, पॉलिसी, किसी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना, जगह पर लागू करना। मान लीजिए किसी योजना का बनाया गया कि भाई गरीब लोगों को यह फायदा मिले, तो गरीबों को आइडेंटिफाई करना और उस तक वो फायदा पहुंचाना, दैट इज नोन एज द एग्जीक्यूशन। सो दे आर कंसर्न्ड, लेजिस्लेचर इज रिलेटेड टू द framing of the policies, laws. Executive is related to the execution of the policies, implementation of the policies at the ground level. And judiciary, judiciary is there कि अगर यहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंडली जुडिशरी क्या करती है? जुडिशरी देखती है कि ये लेजिस्लेचर ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई कानून तो नहीं बना रहा जिसके पास इसकी अधिकार ही नहीं है। तो जुडिशरी, देयर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, राइट इट डाउन विद ब्लू रेड पेन, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक करती है कि यह संविधान सम्मत है कि नहीं, क्या यह बनाने की शक्ति संसद के पास थी, लेजिस्लेचर के पास। ये पर्टिकुलर मान लीजिए कोई एक कानून बनाया गया, इस कानून को बना करके एग्जीक्यूटिव ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया, जुडिशरी के पास ही मैटर गया, या जुडिशरी खुद से संज्ञान ले सकती है उस मामले का कि देखती है कि यार
ये ए मैटर बनाने की पावर लेजिस्लेचर के पास थी? बोला थी जी। बोला पावर तो थी। बोला क्या उन्होंने उस प्रोसीजर को फॉलो किया जिसके तहत यह बनाया जाना चाहिए था? बोला हाँ, उस प्रोसीजर को भी फॉलो किया। एंड तीसरा, क्या ये जो यहां पर बात है, क्या यहां हमारे देश के लिए यह चीज सही है या नहीं? यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में 3 बातें आनी चाहिए थी: पावर, प्रोसीजर एंड इथिक्स। लेकिन यह होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। देयर इज अ टर्म ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हमारे आप सिंपल ये याद रखें कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का यानी कि एक फंक्शन हो गया कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में तो जुडिशरी करती है उसको सेटल। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी यानी कि कोई ऐसा कानून जो संविधान सम्मत ना हो उसको खारिज करना, पहले उसकी समीक्षा करेगी। दी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का मतलब है टू एग्जामाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी मींस टू एग्जामाइन वेदर अ पर्टिकुलर लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर वो सही है या नहीं। क्या लेजिस्लेचर के पास उसकी पावर थी बनाने की? अगर नहीं थी तो उसको खारिज कर देगी। तीसरा है जस्टिस। जस्टिस जस्टिस डिलीवर करना। और एक और बात है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कि संविधान की विवेचना, संविधान की व्याख्या करना, सॉरी, वो भी जुडिशरी करेगी। अब आप एक खास बात देखें, ये जो एग्जीक्यूटिव है, इस एग्जीक्यूटिव में 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं। एक होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल, और एक होता है परमानेंट। एग्जीक्यूटिव का मतलब है किसी प्लान, पॉलिसी और प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना। यानी कि अगर अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई प्लान होम मिनिस्ट्री से रिलेटेड होगा तो उसको होम मिनिस्ट्री डील करेगी। कोई बाहर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड होगा तो उसको फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री डील करेगी। ठीक है। अगर कोई मामला डिफेंस से रिलेटेड होगा तो उसको डिफेंस मिनिस्ट्री हैंडल करेगी। यानी कि हर मामले के लिए एक मिनिस्ट्री है। लॉ अगर आएगा डिफेंस मिनिस्ट्री पे तो डिफेंस मिनिस्ट्री प्रस्तुत करेगा उसे। यानी कि इनके लिए, इन सभी मिनिस्ट्रीज के लिए एक तो इनका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। भाई ये बनाते हैं ना, फ्रेम करते हैं, तो फ्रेमिंग में भी तो एग्जीक्यूटिव का रोल होता है। ये परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स, ये जो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये असिस्ट करते हैं कि सर ये पॉलिसी होनी चाहिए, ये देश के लिए अच्छा होगा, तो ये फ्रेमिंग में हेल्प करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इनके एग्जीक्यूशन के लिए फाइनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होम मिनिस्टर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है होम मिनिस्टर। फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के लिए देखें तो आपका फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए देखें तो डिफेंस मिनिस्टर होगा। फाइनली तो इन पे जाएगी ना बात कि सर एग्जीक्यूट नहीं हुई आपकी पॉलिसी, ग्राउंड लेवल पे जवाब दें। एग्जीक्यूशन की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनके पास है, लेकिन इनके नीचे कुछ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स भी हैं। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स सेक्रेटरीज हैं। सेक्रेटरीज ये असिस्ट करते हैं मिनिस्टर्स को लेवल पे, अलग अलग लेवल पे अलग अलग की सेक्रेटरी है, फिर उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी है, उसके नीचे अंडर सेक्रेटरी है, बहुत सारी ये ब्यूरोक्रेट्स उसको इंप्लीमेंटेशन में हेल्प करते हैं। अब आप देखें, बोले सर ये पढ़ा तो दिया, लॉजिक क्या हुआ? ये तो लॉजिक समझ में आ गया कि जुडिशरी कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों के बीच के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को जुडिशरी देखेगी। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ये भी देखेगी जुडिशरी कि कहीं लेजिस्लेचर ऐसा कुछ तो नहीं बना रहा है जो गलत हो। बोला हाँ। बोला ये एग्जीक्यूटिव्स क्यों समझा रहे हो? तो वो इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ध्यान से देखे तो क्या ये लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं होते? होते हैं। होम मिनिस्टर किसी ना किसी हाउस का मेंबर होना चाहिए और लोकसभा के प्रति, ये जो है पार्लियामेंट के प्रति आंसरेबल है, पर्टिकुलरली लोकसभा के प्रति। अगर लोकसभा में आप कॉन्फिडेंस खो देते हैं आप चले जाएंगे। तो लेजिस्लेचर के प्रति आंसरेबल है एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेचर के प्रति आंसरेबल हो गया अगर, तो इसका मतलब इस पे कंट्रोल किसका हो गया? लेजिस्लेचर। अब मान लो फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस, इन्होंने बिल बनाया, माफ कीजिएगा, इन्होंने अपना बजट बनाया, बजट। अब ये बजट को लेकर के ऐसे ही थोड़ी जा सकते हैं कि 5,000 करोड़ रुपए मिर्जापुर भिजवा दो कालीन भैया के लिए,
ऐसे थोड़ी होगा। बजट बनाया, बजट को कहां पेश किया जाएगा? लोकसभा में, लोकसभा पारित करेगी, लोकसभा कट मोशन भी ला सकती है, उसमें कटौती कर सकती है, वो भी है इनके पास। तो ऐसे में आप देखें तो एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल हो गया लेजिस्लेचर का, और लेजिस्लेचर ऐसा कोई कानून बना ही नहीं सकती जो संविधान सम्मत ना हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन से भिन्न हो। तो इसका मतलब है जुडिशरी का कंट्रोल हो गया इस पे। अब आप कहेंगे सर फिर जुडिशरी में जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट्स, उन अपॉइंटमेंट्स में कुछ रोल लेजिस्लेचर का भी होता है, क्योंकि फाइनली उनकी सलाह के ऊपर प्रेसिडेंट वो अलाउ करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो यहां पे आप देखें तो एक इंटर रिलेशनशिप है, ये तीन बराबर है, समकक्ष रखे गए हैं। हॉरिजॉन्टल, एक कार्टेशियन प्लेन अगर आप देखें, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल है। यहां हॉरिजॉन्टली तीन चीजें रखी गई हैं, यहां पर ये तीनों इक्वल है, इसलिए यहां पर इसको बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट आप लिखेंगे फर्स्ट आंसर राइटिंग में भी, क्योंकि नोट्स का लिंक मैंने डाल दिया है, तो आप देख लेंगे। गवर्नमेंट आपने लिखा, गवर्नमेंट में आपने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का इस तरह से डायग्राम बनाया, इनके बारे में आपने लिखा कि भाई दे आर कंसर्न्ड विद द पॉलिसी मेकिंग, दे आर कंसर्न्ड विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज, दे हेल्प इफ एनी कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, जुडिशरी सेटल्स इट डाउन। नाउ लेजिस्लेचर दे कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, executive they help as well as they are answerable to legislature. Judiciary they check the constitutionality, they deliver the justice, and they also do the work of interpretation of constitution. अब आपने देखा कि आपस में क्या कर रहे हैं, दिस इज अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, एक दूसरे के ऊपर इनका चेक है, बैलेंस करके रखे हुए हैं, यानी कि यहां पर टायरानी को प्रोटेक्ट, ये जो है डिक्टेटरशिप नहीं आ सकता, किसी एक के हाथ में सारी सत्ता नहीं आ सकती। दिस इज नोन एज व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, reduces the chances of conflict, sorry, reduces the chances of concentration of power in one hand। एक के हिस्से में सारी पावर नहीं है, बटी हुई है। ये है आपका पहला सिस्टम। इस तरह से जब आप लिखेंगे तो नंबर आएंगे। अब हम दूसरा देखेंगे, लेवल्स। सेकंड हेडिंग डालिए, व्हेन पावर इज शेयर्ड एट वेरियस लेवल्स, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब सरकार के अलग अलग लेवल्स पे देखिएगा, सबसे एक देश में आप देखें, ये भारत है, रफली मैप बनाए तो जो है बाहर का एरिया भी लपेट लें इसमें, क्योंकि जब रफली बनाना है तो बाहर का ले लो, कम क्यों बनाए? अगर मैप टू द स्केल नहीं बना सकते हैं हम, बाहर वाले पे कब्जा कर लो। और ये बात ध्यान रखें कि भारत के मैप में, इस बात का आप ध्यान रखें कि भारत के मैप में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स भी आते हैं। आप लोग बता, अब ठीक है ये थोड़ा ऐसा ही बना है, लेकिन इस देश में आप देखें, इस पूरे देश को कौन चलाता है? इस पूरे देश को आप कहेंगे मोदी जी चलाते हैं। मोदी जी चलाते हैं, लेकिन मोदी जी कौन है? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। बोला प्रधानमंत्री? बोले पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है क्या? बोले हाँ। बोले वो तो लेजिस्लेचर के प्रति आंसरेबल भी होता है। हाँ, लेजिस्लेचर में से ही तो बनता है जिसके पास लार्जेस्ट सीट्स होती है। अरे बोला हाँ, ये तो बात सही कह रहे हो। बोला किसी, ये जो गवर्नमेंट है, इनकी सरकार है, ये कौन सी सरकार है? बोला ये वो सरकार है जो पूरे देश में एक जगह बैठ करके सारे देश के लिए फैसले लेती है। बोला इसका मतलब ये कौन सी सरकार हो गई? ये सरकार हो गई सेंटर गवर्नमेंट। सेंटर गवर्नमेंट, तो इसमें फर्स्ट लेवल आता है सेंटर गवर्नमेंट, फर्स्ट लेवल सेंटर गवर्नमेंट। यानी कि ये सेंटर गवर्नमेंट कौन सी होगी? ये वो सरकार जो यहां दिल्ली में बैठी है, लेकिन पूरे देश के लिए फैसले लेती है। नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के जो टॉपिक है वो सारे इसके पास होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आप लिखे कि यूनियन लिस्ट, एक लिस्ट है, अगले चैप्टर में फेडरलिज्म में आएगी, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, या देखो सुनो, लिखो ध्यान से, यूनियन लिस्ट एंड रेसिड्यूअल सब्जेक्ट्स लिखो।
ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे केंद्र सरकार बिना किसी रोक टोक के वो बना सकती है कानून। वो स्टेट पे भी बना सकती है, वो कॉन्करेंट पे भी बना सकती है, वो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वो सरकार जो सारे देश को चलाने का काम करती है, सारे देश के लिए गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट। और कुछ देशों में इसको क्या बोला जाता है? फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल फेडरल गवर्नमेंट। बोला अच्छा, नेशनल इंटरेस्ट के काम वगैरह है वो सब ये करती है, और जैसे पाकिस्तान पे बम बम मारना हुआ ऐसे निपटा देते हैं। बोला और कैसे चलता है ये देश? बोला अरे ये देश में राज्य रहे, देखो हरियाणा रहा, राजस्थान रहा, गुजरात रहा, देश में बहुत सारे राज्य हैं। बोला राज्यों को कौन चलाता है? बोला राज्यों में भी अपनी सरकार है। यानी दूसरा लेवल, यहां से दूसरा लेवल, स्टेट गवर्नमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट्स, इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से बोला जाता है। स्टेट्स को कहीं कहीं जगह पे कैंटोन्स बोला जाता है, नाम है कैंटोन्स। किसी जगह पे प्रिंसिपेट बोला जाता है, ठीक है, नाम है। हमारे यहां पर राज्य बोला जाता है, स्टेट बोला जाता है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट से रिलेटेड मैटर्स को डील करती। सो द गवर्नमेंट दैट लुक्स आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ अ स्टेट इज नोन एज स्टेट गवर्नमेंट, एंड द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, बोला हाँ। बोला लेकिन ये एरो क्यों लगा दी भैया आपने सचिन? ये एरो क्यों लगा दी? एरो लगाने का क्या मतलब है? क्या सेंटर से ये डिपेंडेंट है? बोला नहीं, इसलिए हाँ एरो नहीं लगेगी, इस एरो को मिटा दीजिए। एरो क्यों नहीं लगेगी? अब आप इसमें ऐसे लिखेंगे, साइड में, साइड में आप लिखेंगे गवर्नमेंट, फर्स्ट सेंटर, सेकंड स्टेट। बोला ये एरो क्यों नहीं लगाया भाई? बोला क्योंकि सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं है स्टेट। स्टेट के पास उसका अपना क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन्ड है दैट स्टेट्स आर नॉट एट द मर्सी ऑफ सेंटर, कि सेंटर की मर्सी पे, उसकी दया पे नहीं है ये। अच्छा हाँ भाई ऐसा ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उनके पास संविधान में। यानी कि वेरियस लेवल पे आप लिखेंगे कि व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट वेरियस लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, इट जनरली रेफर्स टू द डिवीजन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, द गवर्नमेंट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। बट डिफरेंस क्या है कि ये स्टेट इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। संविधान में स्टेट्स के सारे राइट्स, उनके ड्यूटीज सब कुछ मेंशन्ड है, क्लियरली डिवीजन है कि स्टेट ये काम करेगी, सेंटर ये काम करेगी। हालांकि अगले चैप्टर में हम थोड़ा सा देखेंगे कि थोड़ा सा ट्विस्ट है, सेंटर ज्यादा पावरफुल हो जाता है। बोला बस ये दो होते हैं क्या? बोला हाँ एक और होता है, जहां पर, अब मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, फर्स्ट चैप्टर में ही तुम्हें सेकंड चैप्टर की हिंट दे दी। जहां पर जिस देश में भी पावर को ऐसे दो लेवल्स पर डिवाइड कर दिया जाए, वो देश एक सिस्टम को फॉलो करता है जिसका नाम है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का मतलब है जब सत्ता एक जगह ना रह करके, सेंटर के हाथ में ना रह करके, स्टेट्स को भी दी जाए। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम द सेंटर एंड आल्सो गिवन टू स्टेट्स, यानी कि सारी पावर एक जगह ना हो। बोला एक तीसरा लेवल और है, कई जगह पे तीसरा लेवल है, और वो है लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडी, सॉरी लोकल मत लिखिएगा, कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, थोड़ा सा स्लैंग की तरह साउंड करेगा, लोकल बॉडी गवर्नमेंट। बोले लोकल गवर्नमेंट, लोकल बॉडी गवर्नमेंट ही क्या है? बोला जी कई जगह पे क्या है, अब आप देखें इस देश में, ये तो हो गया आपका कैपिटल, यहां पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। यहां पर स्टेट्स में आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स होगी। बोला लेकिन इस स्टेट के अंदर भी बहुत कुछ है। इस स्टेट के अंदर क्या है? बोला इस स्टेट के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं, जिलों से नीचे शहर है, शहर से नीचे गांव है। बोला विलेजेस है ना, बेसिक लेवल विलेज, सिटीज। बोला हाँ। बोला उस लेवल पे भी गवर्नमेंट, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल बॉडी गवर्नमेंट, और लोकल बॉडी गवर्नमेंट विलेज के केस में और सिटी के केस में क्या क्या होंगी, ये तो अगले चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ने का है, लेकिन आपको पूरा पढ़ा दिया था 9th में ही। विलेज पे कौन होगा? विलेज पे सरपंच, विलेज लेवल पे सरपंच, और सिटी लेवल पे
म्युनिसिपैलिटी, या आप लीडर का नाम लिख लीजिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हम लिख रहे हैं ना, तो आप लिखेंगे विलेज पंचायत। विलेज पंचायत नाम लिखना ठीक नहीं है एक पोस्ट का, आप लिखेंगे विलेज लेवल के ऊपर गवर्नमेंट होती है विलेज पंचायत, जिसमें एक सरपंच होता है और बाकी पंच होते हैं। यहां पर सिटीज में मेयर होता है, म्युनिसिपल चेयरमैन होता है, ठीक है, और इस तरह से बात होती है म्युनिसिपैलिटी की। तो पावर डिवाइड हो गई वर्टिकल लेवल के ऊपर, वर्टिकल अप टू डाउन। सेंटर ज्यादा पावरफुल है अनडाउटेडली, स्टेट ज्यादा पावरफुल है लोकल से, तो पावर इस तरह से डिवाइड हुई। अब तीसरा हम देखेंगे सोशल ग्रुप्स पे, थर्ड हेडिंग डालिए सोशल ग्रुप्स। देखो ये रिलीजियस भी हो सकता है ग्रुप्स, ये मे बी रिलीजियस और मे बी लिंग्विस्टिक, या और भी बेसिस हो सकते हैं। बेल्जियम का उदाहरण देता हूं। बेल्जियम में क्या किया, बेल्जियम में एक कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट, बेल्जियम में 3 तरह के लोग रहते हैं, वो लोग जो फ्रेंच बोलते हैं, वो लोग जो डच बोलते हैं, वो लोग जो जर्मन बोलते हैं। तो बोला जो फ्रेंच बोलने वाले देश है सारे, सॉरी माफ कीजिएगा, यानी कि बेल्जियम देश में फ्रेंच बोलने वाले सभी लोग वोट करेंगे और अपनी एक सरकार चुनेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट। डच वाले भी ऐसे ही करेंगे, जर्मन वाले भी ऐसे ही करेंगे अपनी अपनी। इनका काम क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन और लैंग्वेज से रिलेटेड। भाई ये डर था ना इन्हें डर था कि भाई डच वालों की सरकार आ गई तो हमें नेग्लेक्ट कर दे। जर्मन 1% बिल्कुल माइनॉरिटी था, इनको डर था कि इन दोनों में से किसी की आए हम तो नेग्लेक्ट होंगे ही। तो ऐसे ग्रुप्स जो अदरवाइज तो छूट जाते, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस करने पड़े, उनके साथ पावर शेयर करने के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करनी पड़ी, वो है पावर शेयरिंग विद सोशल ग्रुप्स। बोले भारत में क्या है, बोले भारत में जनजाति है या दलित्स है, मेनली भारत में दलित्स एंड ट्राइबल्स, इनके साथ अन्याय हुआ बहुत सारा। तो सरकार ने SC ST रिजर्वेशन दे दिया, कहां पर, संसद में, पार्लियामेंट के लोकसभा में, कि जी लोकसभा में इनकी आवाज उठे, इसलिए SC ST को रिजर्वेशन दे दिया। SC के लिए 84 सीटें और ST के लिए 47। 9th में पढ़ा था आपने, 84 और 47, 542 में से 84 सीटें ऐसी हैं जहां वोट तो सब डालेंगे, लेकिन कैंडिडेट जो खड़ा होगा वो SC खड़ा होगा, शेड्यूल कास्ट से। 47 सीटें ऐसी हैं जहां वोट तो सब डालेंगे, लेकिन ST यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब से ही कोई व्यक्ति खड़ा होगा। ये नियम, ये सिस्टम है इन ग्रुप्स के साथ, सोशल ग्रुप्स के साथ। इनका क्या है, इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, अदरवाइज ये लोग छूट जाते हैं, फिर ये एलियनेटेड फील करते हैं। बोला सर एलियनेटेड फील करते हैं, अरे हमसे अलग महसूस करते। बोला अलग महसूस करते तो क्या होता, कर लेते, हमारा क्या जाता। अलग महसूस करने से क्या हो सकता है, वो कांड पूरा श्रीलंका वाले टॉपिक में पढ़ाऊंगा अभी। एक और जो है वो है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स भी बोल सकते हैं आप, पीपल। बोला सर सुना इनके बीच में भी पावर शेयर होती है। हाँ होती है पावर। बोला कैसे, बोला मान लो किसी जगह पे 200 टोटल सीट्स हैं किसी पार्लियामेंट में, या मान लेते हैं अपने वाले की चलते हैं, भारत के संसद में 272 प्लस सीटें होनी चाहिए आपके पास, तब आप सरकार बना सकते हैं, चाहे 272 273 हो, सरकार बन जाएगी। बोला अच्छा। बोला किसी के पास ना हो तो मान लो ए पार्टी जो है वो 200 सीटें ले आई, अब उसको 72 चाहिए, तो उसने बी सी और डी से जो है अलायंस की, और इन्होंने 73 सीटें दे दी, 273 हो गए, सरकार बन गई। बोला अब क्या होगा सर, बोला पावर तो आ गई, लेकिन कौन कौन के बीच में पावर शेयर हो रही है, अब पावर ए में, बी में, सी में और डी में शेयर होगी। अलायंस बनेगा, अलायंस बनेगा यानी कि कोलिशन, जब पार्टीज का कोलिशन होता है, कोलिशन दो पार्टीज हाथ मिलाती हैं, जब प्री पोल या पोस्ट पोल, कई बार प्री पोल मतलब पोल से पहले, यानी कि वोटिंग से पहले हाथ मिला लेते हैं गठबंधन, या कई बार वोटिंग के बाद, तो कोलिशन में पार्टीज के बीच में पावर शेयर होती है। अब बी वाले को भी कोई मंत्रालय मिलेगा, सी वाले को भी मिलेगा, डी वाले को भी मिलेगा, ए का प्रधानमंत्री होगा। बोला ये प्रेशर ग्रुप्स क्या है,
बोला लोगों के वो समूह जो सरकार पे दबाव डालते हैं। सरकार ने कोई पॉलिसी लाई, पॉलिसी, फार्म बिल्स, फार्म लॉज, सॉरी फार्म लॉज। अब इंटरेस्ट ग्रुप्स थे, इंटरेस्ट ग्रुप्स, यहां से इंटरेस्ट ग्रुप्स का टॉपिक समझ में आएगा। इंटरेस्ट ग्रुप्स, एक ग्रुप ऐसा था जिसको फायदा था, एक ग्रुप ऐसा था जिसको लग रहा था उसका नुकसान है। तो फायदे वाले सरकार को कह रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, पैसा दिया इन लोगों को ये माने, और जिनका नुकसान है वो लोग करें, लोकतंत्र की हत्या है, ये काले कानूनों को वापस लिया जाए, वो सब बातें चल रही थी। हमें सही गलत पे नहीं जाना, हमें अपने कॉन्सेप्ट पे रहना है। प्रेशर ग्रुप्स यानी कि उस जनता ने दबाव डाला, एक तरीके से यहां लोगों का रोल भी आएगा, एक इनडायरेक्ट। यहां पे देखें, लोग जुड़े, ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे, जैसे किसान मोर्चा था, संयुक्त किसान मोर्चा था, बहुत सारे थे। सरकार पे दबाव डाला, अंततः सरकार ने वापस लिया। कभी कभी क्या होता है, लोगों को कैसे लिया जाता है, सरकार कहती है कि कमेटी बना लो, किसी कानून के ऊपर कोई विवाद हो गया, बोला कमेटी बना ली, कमेटी में आम जनता आ जाए, कुछ एक स्पेसिफिक लोगों को ले लेते हैं, तो अब पावर वो लोग भी शेयर कर। तो ये है पूरा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे कि ये पावर शेयर क्यों होनी चाहिए, और जब क्यों पढ़ेंगे तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा, वो जिसका इंतजार आप कर रहे हैं, बेल्जियम, श्रीलंका, ठीक है, और लेबनान, वो पूरा समझ में आएगा। इसकी बिल्कुल एकदम फोटो खिंचखिंचा के अपने हाथों में रख लीजिए, या फिर नोटबुक में जो है नोट आपने कर लिया होगा, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे।